नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि पियाजे द्वारा दिए गए थे। और जब हम उनकी थ्योरी पढ़ते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो वहाँ पे इन वर्ड्स को हमें अक्सर सुनने को मिलता है। फ्रिक्वेंटली ये वर्ड्स हम देखते हैं। तो अगर हम इन सबको समझ लेते हैं तो आपको पियाजे की थ्योरी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में बेसिकली क्या समझेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्कीमा क्या होता है, देन स्कीम्स, दोनों को डिस्कस करेंगे। सिमिलर से वर्ड लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। फिर हम बात करेंगे एडेप्टेशन, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। एक्चुअल में एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन इज पार्ट ऑफ एडेप्टेशन, लेकिन हम इनको सेपरेटली समझेंगे। फिर बात करेंगे इक्विलिब्रेशन की, कंजर्वेशन की, ईगोसेंट्रिज्म, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एनिमिज्म एंड रिवर्सिबिलिटी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि पियाजे द्वारा दिए गए थे और उनकी थ्योरी में बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसमें कि हम बात करेंगे सबसे पहले स्कीमा की, कि भाई स्कीमा क्या होता है। तो देखिए, स्कीमा आई होप आपने सुना होगा, फ्रिक्वेंटली ये थ्योरी में भी यूज़ होता है, पियाजे की थ्योरी में। लेकिन एक्चुअल में स्कीमा होता क्या है? तो स्कीमा इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से हमारा एक मेंटल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है। मेंटल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना आपके आसपास, कुछ भी एक्स वाई जेड, उसको लेकर के आपके दिमाग में कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास किताब रखी है तो उस किताब को लेकर कुछ आपके दिमाग में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगा कि ये किताब कैसी है, कितनी यूज़फुल है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसके। कुछ ऐसे आपके सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर के कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है। जब बच्चे का जन्म होता है उस वक्त भी बच्चे में एक स्कीमा होता है, जिसको कि बेसिकली स्टार्टिंग में एक सकिंग स्कीमा होता है, मतलब चूसने का। आपने देखा होगा ना, बच्चा अक्सर किसी भी चीज़ को लेकर चूसना शुरू कर देता है। शुरुआत में जब वो कुछ ही दिन का होता है तब से वो अपना अंगूठा भी चूसना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में एक पहले से ही सकिंग स्कीमा होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, तो पहले तो उसके दिमाग में इमेजेस बनती हैं उन चीज़ों को लेकर के। और जब वो अपने बड़ों से चीज़ें सीख रहा होता है, क्योंकि बड़े अक्सर सिखाते हैं ना बच्चों को कि बेटा ये है, ये है, हम बताते रहते हैं बच्चों को। तो धीरे धीरे एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए एक काव है, तो इस काव को अगर बच्चे ने देखा, अगर बच्चा 3-4 साल का है तो उसने काव को ज़रूर देखा होगा, और उसको लेकर कुछ ना कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में होगा। वो कई तरीके से बन सकता है। हो सकता है उसने गाय को देखा हो, तब तो इमेज बनी ही होगी। लेकिन गाय के बारे में जब हमने बताया होगा बच्चे को कि भाई गाय दूध देती है, गाय से हमें गोबर भी मिलता है जिसका इस्तेमाल लोग गाँव में ईंधन के रूप में करते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, इस तरह की चीज़ें हमने बच्चे को बताई होंगी। तो बच्चे में एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बन गया उस जानवर यानी कि गाय को लेकर के। और ये बच्चे का क्या है? स्कीमा है। तो इसी प्रकार से हर एक चीज़ के लिए स्कीमा होता है। चाहे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कुत्ता है, तो कुत्ते को लेकर भी कुछ ना कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में होगा। तो ये जितने भी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, ये बच्चे का स्कीमा कहलाते हैं। और जब बच्चा किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है, तो वहाँ पे वो उस स्कीमा का यूज़ करके पता लगाता है कि प्रॉब्लम कैसी है, कैसे उसको सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो ये होता है स्कीमा। स्कीमा इज नथिंग बट दी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो दिमाग में पहले से होती है, हमारे या आपके। नेक्स्ट इज स्कीम्स। स्कीम्स को समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक स्कीमा जैसा लगता है, लेकिन इसमें फ़र्क होता है। ठीक है, स्कीमा और स्कीम्स में फ़र्क होता है। स्कीमा तो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्कीम्स क्या होता है? स्कीम्स इज नथिंग बट दी सेट ऑफ बिहेवियर कह लीजिए या सेट ऑफ एक्शन कह लीजिए, जो कि हम किसी कार्य को करने के लिए करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग डेली ऑफिस जाते हैं, ठीक है, वो अक्सर क्या करते हैं? सुबह का उनका एक फिक्स बिहेवियर होता है। सुबह उठते ही फ्रेश होना, वॉशरूम जाना, ब्रश करना, नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, कपड़े पहनना, ठीक है, नहा धो के तैयार होकर ऑफिस को निकल जाना। तो एक सेट ऑफ बिहेवियर फिक्स है, इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता हमको। कोई व्यक्ति जो डेली ऑफिस जाता है वो सुबह उठ के ये थोड़ी सोचेगा कि पहले मुझे क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है। वो सेट है उसके दिमाग में। तो एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है जो कि उसको पता होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। दूसरा, मान के चलिए कि अगर आप किसी खास रेस्टोरेंट में जाते हैं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जाते हैं, और आपका ये एक तरीके से फिक्स है जाना, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको ज़्यादा नहीं सोचना। आपको सब कुछ पता है कि भाई कहाँ पे मुझे ऑर्डर देना है, मेन्यू क्या है, इस क्या क्या यहाँ पे खाने को मिलता है, पेमेंट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो वहाँ पे क्या है कि एक स्कीम्स है, सेट ऑफ बिहेवियर है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं। इसी प्रकार जब बच्चा कोई स्कूल जाता है सुबह, तो डेली वो जो उसका सुबह एक रूटीन फॉलो करता है, मतलब सुबह उठने से लेकर के स्कूल जाने तक का उसका एक सेट ऑफ बिहेवियर है।
और यही क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे स्कीमा एंड स्कीम्स में बेसिक डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज एडेप्टेशन। अब देखिए अडेप्टेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पियाजे द्वारा दिया गया था और इसके अंदर दो और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। पहला है एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अडेप्टेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि जब बच्चा अपने सामने किसी तरह की नई समस्या को पाता है तो उसके साथ वो कैसे टैकल करता है, उसको कैसे सॉल्व करता है, अपने इन्वायरमेंट में खुद को कैसे अडेप्ट करता है। क्योंकि बेसिकली वो क्या कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट ही तो कर रहा है। तो जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो खुद को कैसे अडेप्ट कर पाता है, ये इसमें हम समझते हैं। तो दो तरीके होते हैं अडेप्टेशन के। पहला होता है एसिमिलेशन, दूसरा होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में होता है एडिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, एडिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। अब एडिशन किस में, प्रेजेंट स्कीमा में। जैसे कि हमने स्कीमा अभी डिस्कस किया, तो अगर किसी बच्चे का कोई स्कीमा है और उसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन अगर वो ऐड कर रहा है तो वो कहलाता है एसिमिलेशन। इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए एक बच्चा है, उसने डॉग की तस्वीर देखी है, मान के चलिए, या डॉग के बारे में उससे एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उसने किताब में इसको जानवर की तस्वीर देखी, डॉग की, और फिर उसके पेरेंट्स ने भी उसको समझाया कि भाई डॉग 4 पैर वाला जानवर होता है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में है। अब होता क्या है कि मान के चलिए जब बच्चा पार्क में जाता है और वहाँ पे जब वो कुत्ते को देखता है भौंकते हुए, तो अब बच्चे के दिमाग में ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कुत्ता भौंकता भी है। ये उसको कब पता चला, जब वो पार्क में गया। तो पार्क में जाने के बाद उसको एक और नई इन्फॉर्मेशन पता चली कि ये क्या है भाई, ये कुत्ता है और ये भौंकता भी है। तो स्टार्टिंग में तो नहीं पता थी, जब कुत्ता भौंक रहा था तो बच्चा सोच रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो लेकिन जब बच्चे को पता चला कि भाई कुत्ता जो होता है वो भौंकता भी है, उसके पेरेंट्स ने बताया कि भाई ये कुत्ता है और ये भौंकता है, तो बच्चे ने अपने प्रेजेंट स्कीमा में एक और नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर लिया कि भाई कुत्ता जो होता है उसके 4 पैर तो होते ही हैं, साथ के साथ वो भौंकता भी है। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, एसिमिलेट किया। एसिमिलेट मतलब जब नई प्रॉब्लम दिखी तो उसको कुछ नहीं करना था, जो प्रेजेंट स्कीमा था उसी में एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी उस कुत्ते के बारे में, बस इतना ही करना था उसको। ये कहलाता है एसिमिलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है, एकोमोडेशन में होता है कि हमें पूरा स्कीमा चेंज करना होता है, मॉडिफाई करना पड़ जाता है, या नई स्कीमा बनाना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्कीमा। ऐसा कब होता है, जब हमारा प्रेजेंट स्कीमा काम नहीं करता। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलिए एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते को लेकर के एक स्कीमा पहले से बना हुआ है, कुछ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके पास है, लेकिन वो बिल्ली को नहीं जानता, उसने कभी ना बिल्ली देखी ना सुनी। अब एक दिन अचानक मान के चलिए वो पार्क में ही बिल्ली को देखता है। तो बिल्ली को देखने के बाद हो सकता है कि क्योंकि वो उसके दिमाग में बिल्ली को लेकर कोई सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन हाँ उसके जैसे मिलता जुलता एक जानवर जो कि कुत्ता है, बच्चा उसको गलती से कुत्ता समझ लेता है और अपने प्रेजेंट स्कीमा में जो कि कुत्ते का स्कीमा है उसी का इस्तेमाल करते हुए वो बिल्ली को भी कुत्ता समझ बैठता है और अक्सर वो चिल्ला पड़ता है कि ये कुत्ता है, जबकि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे गलती कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट स्कीमा उसका काम नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बच्चे को एक नया स्कीमा बनाना पड़ेगा बिल्ली को लेकर के कि भाई बिल्ली जो एक होती है 4 पैर वाली जानवर होती है, दूध पीती है और म्याऊं म्याऊं करती है। कुछ इस प्रकार से उसको एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा जो कि उसका प्रेजेंट स्कीमा कुत्ते को लेकर के है, उससे अलग है। तो ये कहलाता है एकोमोडेशन, जब उसका प्रेजेंट स्कीमा काम नहीं आ रहा लेकिन बच्चे को नई प्रॉब्लम सामने दिखी, तो बच्चे को एक नया सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी कि नया स्कीमा बनाना पड़ा। इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। चलिए इन दोनों का ही इस्तेमाल करके बच्चा क्या है, अपने इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करता है। जब भी कोई नई प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा या तो एसिमिलेट करेगा यानी कि अपने स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, या फिर एकोमोडेशन करेगा यानी कि उसका प्रेजेंट स्कीमा अगर काम नहीं आ रहा तो एक नया स्कीमा उसको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का इस्तेमाल करके बच्चा खुद को अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन जैसा कि अभी जस्ट हमने अडेप्टेशन पढ़ा उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता तो नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसको कि मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा। ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस का एक पार्ट होता है इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जिसको कि मैं भी समझाऊंगा। देखिए पियाजे ने जब बताया था कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करता है तो उन्होंने ये भी समझाया था कि कैसे इंटरेक्ट करता है। उन्होंने क्या किया था कि प्रॉपर तरीके से प्रोसेस समझाया था इसको, जैसे हम यहाँ इस डायग्राम में भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए
अगर मान के चलिए बच्चे का जो प्रेजेंट स्कीमा है वो काम कर रहा है, मतलब जो बच्चे के पास सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, बच्चा इक्विलिब्रेशन स्टेट में है, मतलब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जब बच्चे का प्रेजेंट स्कीमा उसको हेल्प कर सकता है उसके प्रेजेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम मतलब उसने आसपास की जो भी चीज़ें हैं उन जिससे जब वो इंटरेक्ट कर रहा है तो जो जो नई नई प्रॉब्लम्स उसके साथ आ रही हैं उसको वो टैकल कर पा रहा है। तो बच्चा इक्विलिब्रेशन स्टेट में है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होगा, बच्चे के सामने कुछ ना कुछ तो नई सिचुएशन आएगी, नई प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में क्या होगा, हो सकता है कि बच्चे का प्रेजेंट स्कीमा काम ना करे। अब ऐसा जब भी होगा कि बच्चे का प्रेजेंट स्कीमा काम नहीं करेगा तो बच्चा कौन सी स्टेट में आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे ही नई सिचुएशन आई बच्चा क्या करेगा, डिसइक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। अब बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, भाई ये नई चीज़ क्या है, जो उसका प्रेजेंट स्कीमा है वो काम नहीं कर रहा। अब बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, वो अपने मेंटल सेट जो कि प्रेजेंट स्कीमा है उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो बच्चा अब दो चीज़ें करेगा, या तो उसी स्कीमा में कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश करेगा, यानी कि एसिमिलेट करने की कोशिश करेगा, या फिर एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा कि भाई नहीं, एक नया ही स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो जब बच्चा एकोमोडेशन करे या एसिमिलेशन करे, कुछ भी करे, बच्चा क्या करेगा, उस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और वापस से क्या होगा, इक्विलिब्रेशन की स्टेट में आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जिसमें बच्चे का प्रेजेंट स्कीमा बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है, तो बच्चा इक्विलिब्रेशन की स्टेट में होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, एंड दिस इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का कंसेप्ट बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, इसको एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जब बच्चा ये समझ जाता है कि भाई किसी वस्तु के रूप, रंग, आकार में परिवर्तन होने से उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम कंजर्वेशन का कंसेप्ट कहते हैं। इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए बच्चे के सामने अगर मैं इस प्रकार से दो बर्तन रख दूं और दोनों ही बर्तन में खासियत है। आप देखेंगे कि पहला बर्तन जो है वो अधिक लंबा है और चौड़ाई थोड़ी सी इससे कम है, वहीं दूसरा बर्तन कम हाइट का है, छोटा है पहले बर्तन से, उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इस केस में क्या है कि मैंने दोनों ही बर्तन में पानी की मात्रा क्या है, बराबर रखी है। दोनों ही बर्तन में पानी की मात्रा बराबर है। अब आप क्योंकि समझदार हैं, आप समझते हैं कि अगर एक बर्तन ज़्यादा चौड़ा है और दूसरा कम चौड़ा है, साथ ही साथ एक लंबा है दूसरा छोटा है, तो ऐसे में जब हम पानी दोनों ही बर्तन में बराबर रखेंगे तो पानी का जो लेवल होगा उसमें अंतर होगा। पहले बर्तन में पानी का लेवल आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, दूसरे में पानी का लेवल कम दिख रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दोनों में पानी, एक में पानी कम है एक में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है आप समझते हैं, क्योंकि भाई आकार में परिवर्तन होने से क्या होता है, अभी तो मैंने आपको बताया कि दोनों में पानी की मात्रा बराबर है, और बराबर है तो आकार में परिवर्तन तो होगा ना, इसमें पानी का लेवल कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। लेकिन बच्चा ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट स्टार्टिंग में बच्चे में नहीं होता, ठीक है, खासकर प्री ऑपरेशनल स्टेज तक बच्चे में कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं होता। बच्चा क्या होता है कि इस चीज़ को नहीं समझ पाता। उस अगर आप ये प्रॉब्लम देकर बच्चे से पूछे कि बेटा बताओ किस में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बच्चा पहले वाले बर्तन को सिलेक्ट करेगा। हालांकि आपने उसको ये बात दिखा दी और बता भी दी कि पानी की मात्रा सेम है, लेकिन क्योंकि उसको लेवल इसमें ज़्यादा दिख रहा है इसलिए बच्चा क्या कहेगा, पहले बर्तन में पानी की मात्रा ज़्यादा है, दूसरे बर्तन में पानी की मात्रा कम है। तो ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट स्टार्टिंग में बच्चे में नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। इसको एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए अगर आप बच्चे को दो ऑफर दे रहे हैं, मान के चलिए पहला ऑफर और दूसरा ऑफर। पहले ऑफर में आप बच्चे को एक चॉकलेट देते हैं और दूसरे ऑफर में भी बच्चे को आप चॉकलेट देते हैं, लेकिन ध्यान रहे चॉकलेट का साइज सेम है, लेकिन आपने क्या किया, इसी चॉकलेट के दो टुकड़े कर दिए। यानी कि दोनों ही चॉकलेट का साइज क्या है, सेम है, इसका भी और इसका भी साइज सेम है, लेकिन आपने क्या किया, दूसरे वाले चॉकलेट को दो हिस्सों में बांट दिया। अब दोनों में से बच्चा किस ऑफर को चुनेगा। यहाँ पे अगर बच्चे में कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप हो गया है तो बच्चे के लिए कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बच्चा समझता है दोनों ही बराबर हैं। लेकिन बच्चे में अगर कंजर्वेशन का कंसेप्ट नहीं है तो इस केस में बच्चा दूसरे वाले ऑफर को चुनेगा, क्योंकि उसको लगता है कि शायद यहाँ पे चॉकलेट की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि उसको दो अलग अलग टुकड़े दिख गए ना। तो ये कंजर्वेशन का कंसेप्ट होता है जो कि पियाजे द्वारा दिया गया था। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज ईगोसेंट्रिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ईगोसेंट्रिज्म, और इसको प्रूफ करने के लिए खुद पियाजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है 3 माउंटेन टास्क।
अभी हम समझेंगे क्या होता है, लेकिन पहले ईगोसेंट्रिज्म समझते हैं। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में जब सोचता है तो उसके सोचने का नज़रिया कैसा होता है, खुद को सेंटर में रख के सोचता है। उसको लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बाकी लोग भी वैसा ही सोच रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि बच्चा अक्सर ये सोचता है कि उसके जो मम्मी पापा हैं वो सिर्फ उसी के लिए हैं, अगर उसके घर में भाई बहन भी है ना तो उसके नहीं है, सिर्फ उसी के हैं। ठीक है, ये सूरज चांद तारे सब उसके लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। जब बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है तो बच्चा इसी प्रकार से सोचता है। हालांकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका जो ईगोसेंट्रिज्म होता है वो कम होता जाता है और बच्चा चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से भी सोचना शुरू कर देता है। ईगोसेंट्रिज्म बच्चे अक्सर आप पाएंगे कि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, खासकर प्री ऑपरेशनल स्टेज तक हमें ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है, उसके बाद ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता। तो बच्चे क्या होते हैं जो इस स्टेज में होते हैं ना ईगोसेंट्रिज्म, अक्सर इन बच्चों को अगर रात को 2 बजे भी कुछ चाहिए तो भाई उसको चाहिए। अब वो चाहे किसी भी हम कैसे भी करके बच्चे को ला के दे, लेकिन चाहिए। अगर रात को 2 बजे उसको भूख लगी और उसको आइसक्रीम खाने का मन है तो वो अपने मम्मी पापा को जगा देगा नींद में कि भाई मुझे आइसक्रीम दो, मुझे नहीं पता भाई दुकान बंद है या कुछ भी, आप लेकर आओ। क्यों? क्योंकि बच्चा ईगो सेंट्रिक है, बच्चे को नहीं पता, दूसरों के नज़रिए से नहीं सोच सकता कि भाई अभी दुकान बंद हो गई होगी या कुछ और होगा। उसको वो चीज़ अभी चाहिए तो चाहिए। ठीक है, ईगो सेंट्रिज्म मतलब खुद के हिसाब से सोच रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम चाहिए तो दुकानें खुली होंगी आइसक्रीम की। ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए खुद पियाजे ने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है 3 माउंटेन टास्क। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था मैं एक मिनट रुकिए। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था कि बच्चे के सामने इस प्रकार से एक मॉडल रखा था और इस मॉडल में क्या था, 3 माउंटेन थे और तीनों माउंटेन एक दूसरे से अलग थे। कैसे थे कि एक माउंटेन पे कुछ स्नो था, एक पे फ्लैग था, एक पे हट था। इस टाइप से इन्होंने 3 माउंटेन बनाए थे। अब क्या किया था कि इन्होंने इस एक माउंटेन के एक तरफ एक बच्चे को रखा, दूसरी तरफ इस डॉल को रखा और बच्चे से पूछा गया कि बताओ बेटा इस डॉल को जो ये माउंटेन दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है। अब ये कैसा दिख रहा है ये बताने के लिए बच्चे के सामने कई तरह की तस्वीरें रखी गई, अलग अलग एंगल से ली गई थी तस्वीरें और वो तस्वीरें बच्चे के सामने रखी गई और बच्चे से पूछा गया कि बताओ कि इस डॉल को अगर ये माउंटेन दिख रहा है तो इन तस्वीरों में से चुनो कि कैसा दिख रहा होगा। और आप यकीन करिए कि जो बच्चे छोटे थे यानी कि जिन बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म था उन बच्चों ने उसी तस्वीर को चुना जो कि उस बच्चे के एंगल से माउंटेन दिख रहा था, यानी कि इस बच्चे के एंगल से जैसा माउंटेन दिख रहा था इस बच्चे ने उसी तस्वीर को चुना, क्योंकि उस बच्चे को लगता है कि जैसे मुझे माउंटेन दिख रहा है इस डॉल को भी वैसा ही माउंटेन दिख रहा होगा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट पियाजे द्वारा किया गया था जिसको हम 3 माउंटेन टास्क भी कहते हैं और इसके द्वारा इन्होंने ईगोसेंट्रिज्म को साबित करने की कोशिश की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डीसेंटरिंग। डीसेंटरिंग मैं बता दूं ईगोसेंट्रिज्म का उल्टा होता है। ईगोसेंट्रिज्म तो आप समझ ही गए कि जब बच्चा अपने को सेंटर में रख के अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो ईगोसेंट्रिज्म होता है। लेकिन डीसेंट्रिज्म का मतलब इसका उल्टा। डीसेंट्रिज्म में क्या होता है कि बच्चा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचता है ना, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब बच्चा डीसेंटरिंग करता है तो बच्चे में धीरे धीरे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी एक तरीके से डेवलप होती है, इसको समझ लीजिए। तो डीसेंटरिंग कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचना, मतलब प्रैक्टिकल रूप से सोचना, रियलिस्टिक रूप में सोचना और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना डीसेंटरिंग होती है और इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग भी इंक्लूड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है, हमेशा है। आप और हम तो जानती हैं ना कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर आपके सामने कोई किताब रखी है तो आप उस किताब को जैसा रख दे वो वैसी की वैसी हमेशा ही रहेगी। आप उसको टेबल पे रख के बेशक 1 साल 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दीजिए, वो एज इट इज़ रहेगी किताब वैसी की वैसी, अगर उसको कोई ना छेड़े तो। ऐसा तो नहीं कि आप जैसे ही उस रूम से बाहर निकलेंगे अपने स्टडी रूम से वो किताब का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो किताब आपको दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती उनका भी परमानेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि अगर दिन में मुझे सूरज दिखाई दे रहा है और रात को सूरज छुप जाता है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सूरज अब इस दुनिया से ही ख़त्म हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई वो अगले दिन फिर से तो आएगा। इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट परमानेंट हो, इस तरह की थिंकिंग जब कोई कर पाता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। और 9 महीने तक के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता।
ठीक है। जब बच्चा 9 महीने से ऊपर का होता है तो बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होता है। इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए। आपने अक्सर पाया भी होगा कि अगर आप किसी छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हैं, मान के लिए बच्चा गेंद के साथ खेल रहा है, आपने क्या किया, बच्चे की इस गेंद को ले लिया और उसको छुपा दिया। और अब जैसे ही आपने इसको छुपाया, बच्चा अगर 9 महीने तक का है या उससे कम का है, तब तो बच्चे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सोचेगा कि अच्छा, उसकी नज़रों से वो गेंद गायब हो गई, इसका मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं, कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बच्चा उस ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन बच्चा अगर 9 महीने से ऊपर का है और उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो चुका है, तो अगर आप उसकी ऑब्जेक्ट को छुपा भी देते हैं तो बच्चा क्या करेगा, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, इधर उधर हाथ पैर मारेगा, चीज़ों को इधर उधर से उठाएगा, देखेगा कि वो चीज़ कहाँ चली गई। तो ये एक एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो कि पियाजे ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एनिमिज्म, कि एनिमिज्म क्या होता है। एनिमिज्म को हिंदी में हम कहते हैं जीववाद। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी बच्चे में थिंकिंग होती है कि भाई जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी लिविंग है, मतलब कि जो निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं है, उनमें भी जान है। जब बच्चा ऐसा सोचते हैं तो उसको एनिमिज्म कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इसको समझने की, अगर आपने देखा हो कि जब बच्चे टॉयज़ के साथ खेलते हैं, खासकर जब कोई बच्चा किसी डॉल के साथ खेलता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे कैसे खेलते हैं। बच्चे उस डॉल को ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो डॉल सचमुच का लिविंग हो, जिंदा हो। उसको खाना खिलाने की कोशिश करेंगे, उसके कपड़े चेंज करेंगे, उसको सुलाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मदर उस बच्चे के साथ करती है, तो बच्चा भी उस डॉल के साथ वैसा करने की कोशिश करता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि डॉल जो है वो जीवित है, उसमें जान है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है एनिमिज्म का, और ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, दिस इज द रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो हम सोच रहे हैं उसको उल्टा करके सोचना, है ना। बहुत सारे बच्चों में रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन ये बहुत बाद में डेवलप होता है। ठीक है। अब रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी में जैसे कि अगर मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं, कि अगर मान के चलिए कि हम किसी बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं कि 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है। ये तो आपने समझा दिया बच्चे को। ठीक है। लेकिन बच्चा क्या ये समझ पाएगा कि 8 ÷ 2 यानी कि उल्टा कंसेप्ट =4? बच्चे को ये समझने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है रिवर्सिबिलिटी का। ठीक है, कि बच्चा इस चीज़ को इस प्रकार से नहीं समझ पाता। अब बच्चा मान के चलिए बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो बच्चे में इसको दूसरे एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि अगर बच्चा और भी छोटा है तो बच्चा ये भी नहीं समझ पाता कि भाई उसके घर से जो उसके स्कूल की दूरी है, मतलब वो कितनी भी हो सकती है, XYZ। मतलब घर से स्कूल की जितनी भी दूरी है उतनी ही दूरी तो स्कूल से घर की भी होगी। मतलब और घर से स्कूल जितना दूर जा रहा है, वो आप वापस आते वक्त भी तो उतनी ही दूरी तय करेगा। तो ये रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग होती है जो कि बच्चा नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में बच्चा नहीं समझ पाता कि घर से स्कूल और स्कूल से घर की दूरी उसकी बराबर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है रिवर्सिबिलिटी का, कि बच्चा स्टार्टिंग में रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे पियाजे द्वारा दिए गए थे, जो कि हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब क्योंकि आप ऑलरेडी ये सारे वर्ड समझते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पियाजे की थ्योरी समझने में, क्योंकि पियाजे की थ्योरी में बस ये कंसेप्ट समझना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद समझने का कुछ नहीं है, बस याद करने की चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। कैसी रही वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट करके फीडबैक दीजिए क्या इंप्रूवमेंट की और ज़रूरत है। ठीक है। इसके साथ कोई डाउट है वो पूछिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।